अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। कोई भी अगर आपसे पूछ ले NMR क्या है तो आपने कहना है कि इसमें न्यूक्लियर मैग्नेट्स की रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल देखें तो NMR में हमें पता है कि हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है और हर न्यूक्लियाई के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएट होती हैं। तो NMR के अंदर उन न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है। हर जो न्यूक्लियाई होता है ना उसका चार्ज होता है, जितने भी न्यूक्लियाई हैं सब पे चार्ज होगा। बट सम ऑफ देम स्पिन अबाउट देयर एक्सिस, लेकिन सारे जो हैं वो स्पिन नहीं करते, सम ऑफ देम, ठीक है, उनमें से कुछ जो हैं वो स्पिन करेंगे। नेक्स्ट देखें, अब स्पिन की बात हो रही है। जब भी स्पिन की बात होगी NMR में तो वह स्पिन क्वांटम नंबर की बात होगी। स्पिन क्वांटम नंबर FSC में आपने पूरी डिटेल से इसका एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होते हैं। आइए इसको देखते हैं। हर एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और हर एक का स्पिन हाफ होता है, ठीक है। तो टोटल स्पिन जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होगा। अगर कोई आपसे बोले कि मुझे किसी एटॉमिक न्यूक्लियाई का स्पिन नंबर जो है, स्पिन क्वांटम नंबर कैलकुलेट करके दें, तो आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सम करके कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन ही होता है। आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ये वाहिद एक एलिमेंट ऐसा है। इसलिए इसका टोटल स्पिन कैसे होगा? जी हाँ, अगर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, हाइड्रोजन के लिए फार्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन में नहीं होता इसलिए ज़ीरो पुट कर दिया। जो प्रोटॉन है वो हमें पता है हाफ स्पिन होता है, हर रे का स्पिन हाफ होगा, तो ये टोटल हमारे पास हाफ आ जाएगा स्पिन हाइड्रोजन का। सो वी कैन से द स्पिन ऑफ हाइड्रोजन इज़ हाफ एंड वी कैन राइट इट एज हाइड्रोजन 1 एंड इंटू हाफ। जब भी स्पिन आपने लिखना है तो एक एलिमेंट्स की आपने सिंबल लिखनी है और ब्रैकेट में आगे उसका स्पिन लिख दिया जाता है। ये हाफ इंटीजर होता है। और यहाँ पे एक बात अगर और नोटिस करें आप, तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है ये 1 है, तो ये भी ऑड है एटॉमिक नंबर, और जो मास नंबर है वो भी ऑड है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे समझ आया गया है, क्योंकि आगे जाके हमने इसको स्टडी करना है कि देखें एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये स्पिन नंबर, ठीक है। तो देखते हैं अब कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्या होता है, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इन NMR स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसको सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको डिनोट किससे करते हैं। तो इसको जो है डिनोट करते हैं हम I से, जो कि इटैलिक्स में लिखा जाता है। अब ऐसे न्यूक्लियाई जिनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 0 होता है वो स्पिन नहीं करते। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इट इज़ रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। और एक बात और आपने याद रखनी है, इट इज़ ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये जो छोटे छोटे हैं ये तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन फार्मूला तो हमें आता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, लेकिन इनको हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता रहा है। ओके, एंड टोटल स्पिन क्या होता है? टोटल स्पिन इज बेसिकली द वेक्टर कम्बिनेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन्स का वेक्टर कम्बिनेशन जब हम करेंगे तो टोटल स्पिन हमारे पास किसी का आ जाएगा। चलें देख लेते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या क्या कैसे न्यूक्लियाइज का कौन कौन सा होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्लाइड, ठीक है, फॉर MCQ पर्पस। तो यहाँ से इसको गौर से देखें। सबसे पहले हमारे पास है जी एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मास नंबर, उसके बाद हमारे पास मौजूद है स्पिन क्वांटम नंबर, देन एग्जांपल्स आ जाती हैं। ओके, अगर तो एटॉमिक नंबर जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं, अगर वो इवन हो, मास नंबर जो है वो भी इवन हो, तो स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये देखें इसमें एटॉमिक नंबर भी हीलियम का 2 है, तो इट इज़ इवन।
इसके बाद अगर हीलियम का मास नंबर देखें, इट इज़ आल्सो 4, इट इज़ इवन सेम फॉर द कार्बन एंड सेम फॉर ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही इवन होंगे तो स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि एक स्पिन जो है वो अपने अपोजिट स्पिन को कैंसिल कर देता है। ठीक है, जब वो रेजोनेंस कर रहे होते हैं, इसलिए इनका जो इवन वाले होते हैं ना, इनका स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो जाता है। अब हमने एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड कर दिया और जो हमारा मास नंबर है उसको हमने कर दिया है इवन। ओके, तो इस केस में अंदर अंदर हमारा जो होगा स्पिन क्वांटम नंबर वो एक इंटीजर होगा। इंटीजर्स जैसे ड्यूट्रियम है हमारे पास, इसका 1 है। ठीक है, उसके बाद बोरान है 10, इसका 3 है, नाइट्रोजन का 1 है। अगर अब क्या करेंगे, अब हमने एटॉमिक नंबर जो थर्ड केस है इसमें कर दिया है इवन और ऑड। ठीक है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, और जो मास नंबर है वो ऑड होगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर आएगा ना, इस केस में वो हाफ इंटीजर होगा। जैसे हमारे पास प्रोटॉन है हाइड्रोजन, बोरान 11 है, कार्बन 13 का हाफ है, नाइट्रोजन का भी हाफ है, ऑक्सीजन का 5/2 है। तो ये हाफ इंटीजर की केस होता है इस केस में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये आप जो है इनके याद रखें और ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपने इन सब के ही स्पिन क्वांटम नंबर याद रखने हैं। आप बस ऐसा करें कि प्रोटॉन और कार्बन जिनका हाफ स्पिन क्वांटम नंबर है इसको याद रख लें। क्योंकि NMR में हम प्रोटॉन और कार्बन 13 की ही बात करते हैं, और जो सिग्नल होता है कार्बन 13 का वो कम होता है, थोड़ा सा हमारे पास वीक सिग्नल ये देता है। ठीक है, क्यों देता है वीक सिग्नल एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन? ठीक है, प्रोटॉन NMR हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर NMR में। ठीक है, इसका क्यों सिग्नल ऐसा होता है ये भी आगे चल के देखते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर के बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर मैग्नेट। ठीक है, हमने कहा कि ऑल न्यूक्लियाई हैव अ चार्ज एंड सम ऑफ देम में स्पिन। ठीक है, और जो ये स्पिनिंग न्यूक्लियस जो होता है ये एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसको हम न्यूक्लियर मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर मैग्नेट क्या होता है? स्पिनिंग न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये एक छोटा सा बॉल दिखाया गया है, ये न्यूक्लियर मैग्नेट है। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अपने एक्सिस के गिर्द ही जो है वो राउंड करना स्पिन करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये अपने आप को जब स्पिन करता है तो ये ऐसा लगता है ये टाइनी बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये जो म्यू है ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। अब ये जो न्यूक्लियर मैग्नेट है इस पे जो स्पिन कर रहा होता है इस पे स्पिनिंग चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और जब ये स्पिन करता है तो ये दो तरह की जो है वो प्रोड्यूस चीज़ें करता है। वन इज इलेक्ट्रिक करंट एंड अदर इट जनरेट्स द मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग द स्पिन एक्सिस। तो याद रखें जो स्पिनिंग चार्ज होगा वो हमेशा से या तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा और उसके साथ साथ मैग्नेटिक डाइपोल भी प्रोड्यूस करेगा, और जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो अलोंग इट्स स्पिन एक्सिस होगा। ओके, हम कहते हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेट जो होता है जब कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती तो इसकी ओरिएंटेशन नहीं होती, ये ऐसे रैंडम जो है वो ओरिएंटेड होते हैं। अब जैसे ही हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, वैसे तो ये एब्सेंस में तो ये ऐसे थे रैंडम ओरिएंटेड थे, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं एक खास डायरेक्शन के अंदर। ये H0 यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है इट इज़ बेसिकली द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हम जो है वो H0 से डिनोट करते हैं इन NMR। ओके, तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो न्यूक्लियाई है हमारे, ये अपने आप को दो स्पिन्स के अंदर ओरिएंट कर लेते हैं। फर्स्ट एट अ लोअर एनर्जी स्टेट जिसको हम अल्फ़ा स्पिन कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो इसके अपोजिट होता है, स्पिन होता है जिसको हम बीटा स्पिन कहते हैं, और बीटा स्पिन हमेशा अल्फ़ा स्पिन से हायर एनर्जी स्टेट पे होगा। अब हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें बताया
ठीक है, कि जो न्यूक्लियर मैग्नेट है वो यहाँ पे ओरिएंट हुए थे एक डायरेक्शंस के अंदर, एक कुछ डायरेक्शंस अलॉन्ग दी मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ना हमने, तो कुछ जो है वो अलॉन्ग दी मैग्नेटिक फील्ड थी और कुछ जो है वो उसके अगेंस्ट थी, ओरिएंट कर से थे। तो क्या हमें पता चल सकता है कि किसी भी न्यूक्लियर मैग्नेट की एक पॉसिबल ओरिएंटेशंस कितनी होंगी? जी हाँ, ये बात हमें क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि एक न्यूक्लियर मैग्नेट की एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पॉसिबल ओरिएंटेशंस कितनी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर, और इसके लिए फार्मूला हमें दिया जाता है 2i+1। चलें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टेस्ट हो रहा है और पेपर में एक सवाल आ जाता है डेट हाउ मैनी ओरिएंटेशंस प्रोटॉन, कार्बन 13, नाइट्रोजन हैव इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं एक प्रोटॉन पे, एक कार्बन पे, एक नाइट्रोजन 15 पे, तो उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशंस कितनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए आपको एक तो फार्मूला पता होना चाहिए और दूसरा आपको स्पिन क्वांटम नंबर पता होना चाहिए इनका। तो हमें पता है कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है इन न्यूक्लियाई का वो हाफ है। सो यूजिंग द फार्मूला, और फार्मूला भी हमें पता है 2i+1 होता है, तो हम इस अगर फार्मूला के अंदर i की जगह पे हाफ इनका क्वांटम नंबर ऐड करते हैं, पुट करते हैं, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 2। इसका मतलब ये हुआ कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हाइड्रोजन की, कार्बन 13 की और नाइट्रोजन 15 की दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हो सकती हैं। वन इज अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर इज अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलें फ़र्ज़ करें आपके पास ड्यूटेरियम है और नाइट्रोजन 14 है, तो इसकी कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन जो हैं वो हो सकती हैं इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 1 होता है ड्यूटेरियम का और नाइट्रोजन 14 का, जैसे कि हमने पिछले पढ़ा है। तो इसका अगर फार्मूला आपको पता है 2i+1, आई की जगह पे आप स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका स्पिन क्वांटम नंबर 1 होता है उनकी 3 जो हैं वो पॉसिबल ओरिएंटेशन होती हैं इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। वन इज़ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अदर इज़ अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द थर्ड वन इज़ परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब ऐसे न्यूक्लियाई जिनका स्पिन क्वांटम नंबर या तो 1 होगा या फिर 1 से जो है वो ग्रेटर होगा, उनका मैग्नेटिक डाइपोल तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ उनका इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल भी होगा। और ऐसे न्यूक्लियाई जिनका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है वो स्पिन नहीं करते, इनको हम ऐसे न्यूक्लियाई को मैग्नेटिकली इनएक्टिव न्यूक्लियाई कहते हैं। I repeat, it is very important that nuclei which spin quantum number is 0 are magnetically inactive and they do not spin. Okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं NMR में एक टर्म यूज़ की जाती है स्पिन फ्लिपिंग। भाई स्पिन जो है उसने फ्लिप करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अल्फ़ा स्पिन है जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग है। जब आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर फॉल करते हैं तो वो हायर एनर्जी स्टेट पे बीटा स्पिन के अंदर चला जाता है और इसको हम कहते हैं कि स्पिन फ्लिप कर गया है। फॉर इसी तरह हमने जैसे यूवी विजिबल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट पे होता है और जब उसके ऊपर जो है वो एक हाफ रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हाफ फ्रिक्वेंसी की उसके ऊपर पड़ती हैं, तो वो उनको ऑब्जॉर्ब करके क्या करता है, रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर चला जाता है। इसी तरह जिस तरह यूवी विजिबल में ये असूल था, इसी तरह जो है वो NMR में भी होता है कि वो अपना जो एक न्यूक्लियाई है वो अपने अल्फ़ा स्पिन स्टेट जो कि लोअर स्पिन एनर्जी लेवल पे होता है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करता है और हायर एनर्जी स्पिन स्टेट के ऊपर चला जाता है और अपने स्पिन को फ्लिप कर लेता है। ये देखें, ये ऊपर की तरफ है ना इसका एरो, और ये क्या है, फ्लिपिंग के बाद ये नीचे की तरफ हो गया है। तो ये हम क्या करते हैं, इसको हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमने ये बताना है कि स्पिनिंग न्यूक्लियाई को एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे।
ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियाई है वो स्पिन कर रहा है। आपने स्पिन जो है उसको जो है वो एनर्जी कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसका देखते हैं कंसेप्ट। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई हैं, इनको हमने ये अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये स्पिन करना शुरू कर देंगे अलोंग दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्सिस हैं स्पिन के, ये देखें इसी डायरेक्शन में ये स्पिन कर रहा है। जब ये स्पिन करता है तो क्या होता है कि ये एक प्रिसेशनल ऑर्बिट क्रिएट कर देता है अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो है वो ऑर्बिट इसने स्पिनिंग न्यूक्लियस ने जो है वो एक ऑर्बिट क्रिएट कर लिया है। इसको हम प्रिसेशनल ऑर्बिट कहते हैं, और ये जो मोशन होती है इसको हम गायरोस्कोपिक मोशन कहते हैं, या इसको प्रिसेशन भी कहते हैं, या फिर इसको हम लार मोर प्रिसेशन भी कहते हैं। स्पिन फ्लिपिंग की बात हो रही थी, तो स्पिन फ्लिप करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी चाहिए होती है, जिसका जो फार्मूला है वो एनर्जी अब किसके बराबर होती है, H गैमा H0/2 पाई के ये बराबर होती है। H हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट है, गैमा के बारे में हम बाद में देखते हैं। H0 जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और 2 पाई है हमारे पास। तो ये डेल E जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगी, उतनी ही एनर्जी का डिफरेंस दोनों स्पिन स्टेट में ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी एक स्पिन स्टेट से दूसरे स्पिन स्टेट में जाने के लिए। इसको समझने के लिए एक ग्राफ देखें। अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर डेल E लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लें, तो फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन के न्यूक्लाई को स्पिन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 23,500 गाल की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो देखें अल्फ़ा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ रिक्वायर्ड रहता है। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा करते जाते हैं, अब 23,000 से मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा करके हम 47,000 कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इन दोनों स्पिन स्टेट के दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हमें ये समझ आई कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही दोनों स्पिन स्टेट्स के दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता जाता है। इसी तरह आप लोग अगर यहाँ पे देखें गैमा के बारे में बात करें, तो गैमा जो है दैट इज़ द इक्वल टू 2 पाई μ/HI। गैमा जो है बेसिकली ये मैग्नेटोगायरिक रेशो होती है, और ये रेशो किसके बराबर होती है, इट इज़ द रेशो ऑफ μ/I। म्यू आपको पता है कि ये डाइपोल मूवमेंट होता है मैग्नेट का, और आई जो होता है दैट इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ टाइप के व्हाट इज़ द मैग्नेटोगायरिक रेशो, इट इज़ द रेशो ऑफ μ/I। अगर हम 23,500 लें मैग्नेटिक फील्ड लें, और यहाँ पे इन जो डेल E = H गैमा H0/2 पाई है इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाएं, तो हमारे पास जो डेल E का एनर्जी का डिफरेंस आता है वो आता है 6.625 × 10⁻26 जूल का आता है। और ये बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस आता है ना स्पिन्स के लिए, अल्फ़ा स्पिन फ्लिपिंग के लिए, ये रेडियो वेव रीजन में होता है, क्योंकि ये बहुत ही जो है वो स्मॉल एक अमाउंट है एनर्जी की, तो ये रेडियो वेव रीजन में फॉल करती है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी की भी, ठीक है। जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जो है उसकी बात हो रही है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी न्यूक्लियस की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर नहीं होगी, वो इस पे डिपेंड नहीं करती स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे, जो उसने अपने जो है वो स्पिन करते रहना है। जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इसको हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को V से, और ये बराबर होती है μ/BN H0/HI के, ठीक है। म्यू भी आपको पता है, H0 भी आपको पता है, HI भी है, BN भी है, और यहाँ पे हम इसके अलावा देखें, अगर पहली बात तो ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। इसके अलावा प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जो है ये गैमा के ऊपर भी डिपेंड करती है। गैमा भी आपको पता है ये क्या था,
इलेक्ट्रोगायरिक रेशो थी। इसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। अब ये किस तरह इसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरा हमने ये कहा कि ये प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जो है ये गैमा के ऊपर भी डिपेंड करती है। गैमा जो है वो मैग्नेटिक गायरिक रेशो होती है। तो ये कैसे डिपेंड करती है इसके ऊपर ये देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियाई मौजूद है जो कि अपने अल्फ़ा स्पिन में मौजूद है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है 23,500 गाज की। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो प्रोटॉन है वो प्रिसेस करता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज़ और इसी मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट के अंदर जो कार्बन 13 है वो प्रिसेस करता है 25.2 मेगाहर्ट्ज़ के साथ करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्यों? बिकॉज द मैग्नेटिक गायरिक रेशो जो है कार्बन 13 की वो 1/4 है देन डैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जब 100 होगी, कार्बन की 25 होगी, तो इसकी कार्बन की तो 1/4 ही हो जाएगी हाइड्रोजन के या फिर प्रोटॉन के। तो हम कह सकते हैं अब NMR को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR क्यों कहा जाता है, ये बात यहाँ से पता चलती है डैट द अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय अ न्यूक्लियस टू इंड्यूस द स्पिन फ्लिपिंग विल टेक प्लेस वैन। जब कहाँ पे होता है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन न्यूक्लियस अब्जॉर्ब करता है तो स्पिन फ्लिपिंग इंड्यूस हो जाता है। और वह स्पिन फ्लिप कब होगा? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इट्स मीन द टू फ्रीक्वेंसीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी एंड द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यूक्लियस आर इन रेजोनेंस, हैंस द टर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज कॉल्ड सो। मोड्स ऑफ इंड्यूसिंग स्पिन फ्लिपिंग, जो स्पिन हमने फ्लिप की उसको फ्लिप करने के दो मोड्स होते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी स्वीप मोड और दूसरा होता है फील्ड स्वीप मोड। ठीक है, दिस इज़ फॉर MCQs टाइप। फ्रीक्वेंसी स्वीप मोड जो होता है उसमें हम स्वीप किसको करेंगे? फ्रीक्वेंसी को, यानी कि फ्रीक्वेंसी को वेरी करते जाते हैं और फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड उसको कांस्टेंट करते हैं। दूसरा मोड जो होता है डैट इज़ फील्ड स्वीप मोड। फील्ड स्वीप मोड में हम जो है वो फील्ड को ही वेरी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, इसको वेरी करते जाते हैं। और इन दोनों में से मोस्ट कन्वीनियंट जो है वो कौन सा है मोड? डैट इज़ फील्ड स्वीप मोड, डैट इज़ मोर कन्वीनियंट, यानी कि हमने मैग्नेटिक फील्ड की ही फ्रीक्वेंसी को हम स्वीप करते जाते हैं। ठीक है, और इससे हम स्पिन जो है उसको फ्लिप कर लेते हैं।